नमस्कार दोस्तों, एक टेट गुरु क्लासेज में आपका स्वागत है। सबसे पहले सभी को शिव तेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम पढ़ेंगे सामान्य ज्ञान के 20 क्वेश्चनों को। आइए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? 28 मार्च, 22 मार्च, 28 अप्रैल, 24 अप्रैल को। तो ये जो पंचायती राज दिवस है वो मनाया जाता है 24 अप्रैल को। इसका कुछ इतिहास देखते हैं। इसका जो इतिहास है वो ये है कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने 24 अप्रैल 2010 को पहले राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस की घोषणा की थी। यह जो संविधान के अनुच्छेद में है पंचायती राज व्यवस्था, वो अनुच्छेद 243 से 243 ओ तक है। भाग 9 में है, भाग 9 में आता है। इसका जो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 है, उसके माध्यम से संस्थागत के साथ ज़मीनी स्तर पर उतारा गया था। इसको जो लागू करने वाला पहला राज्य है वो है राजस्थान। राजस्थान के नागौर जिलों में 2 अक्टूबर 1959 को ये लागू किया गया था। योजना का शुभारंभ प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने किया था। इनके जनक माने जाते हैं बलवंत राय मेहता। 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। तो और जो अधिनियम लागू हुआ था वो हुआ था 24 अप्रैल 1993 को लागू। 1992 को पारित हुआ था, 1993 में लागू हुआ था 24 अप्रैल को। इसीलिए इसे 24 अप्रैल को ये राष्ट्रीय पंचायती दिवस मनाया जाता है। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने इसकी 2010 में घोषणा की थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अप्रैल थीसिस किसने तैयार की? तो अप्रैल थीसिस लेनिन ने तैयार की थी। इसका कुछ इतिहास देखते हैं। अप्रैल थीसिस एक बुक है जो कि व्लादिमीर लेनिन ने पुस्तक लिखी है। ये जब लिखी गई थी तब रूस गुलाम था, उसके लिए ये पुस्तक लिखी गई थी। इसमें 3 मुख्य मांगें की गई थीं। ये जो मांग थी वो है किसानों की ज़मीन किसानों के हवाले की जाए, दूसरी मांग थी युद्ध का समापन किया जाए, और तीसरी जो मांग थी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जाए। थीसिस अप्रैल 1917 में प्रकाशित हुआ था। जुलाई डेज के विद्रोह के कारण ये मुख्य पुस्तक थी। लेनिन ने रूस में क्रांतिकारी योजना प्रकाशित की जो अप्रैल थीसिस के नाम से जानी जाती है, उसी का रूप है। जैसे कि भारत में अगर देखी जाए, जब हम गुलाम थे, अंग्रेज़ों के गुलाम थे, तब एक पुस्तक लिखी गई थी सत्यार्थ प्रकाश। इसी का कारण था, इसी की मुख्य भूमिका थी जो आज़ादी मिली। उसी प्रकार की रूस में जो पुस्तक लिखी गई अप्रैल थीसिस, वो इसी प्रकार की पुस्तक थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्वर्णिम चतुर्भुज संबंध है रेल योजना से, जल प्रबंधन से, सड़क योजना से। तो इसका जो संबंध है वो है सड़क योजना से। आइए इसका इतिहास जानते हैं। वर्ष 1995 में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने देश के 4 बड़े महानगरों में सड़क योजना शुरुआत की थी, जिसकी दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई। अगर हम इसे नक्शा में देखें तो ये एक चतुर्भुज की तरह मालूम पड़ता है। इसीलिए मैप में देखने पर यह चतुर्भुज आकार का मालूम पड़ता है। इसीलिए इसका नाम स्वर्णिम चतुर्भुज कहा गया। इसका जो मुख्य उद्देश्य था, भारत के 4 मेगा शहरों के बीच यात्रा का समय कम करने और उद्योग को बढ़ावा देना आदि जो मुख्य उद्देश्य था वो था उद्योग को बढ़ावा देना, विदेश से उद्योग लाना, यही मुख्य उद्देश्य था। चलिए अगली देखते हैं। तो इस योजना का क्या नाम था? स्वर्णिम चतुर्भुज योजना, सड़क योजना को। तो हमारा आंसर हो गया सड़क योजना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, पेटीएम ने किस नाम से अपना क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? तो क्रेडिट कार्ड किसका नाम से लॉन्च किया है? पेटीएम फर्स्ट कार्ड नाम से लॉन्च किया है। इसका कुछ हिस्ट्री देखते हैं। पेटीएम फर्स्ट कार्ड नाम से लॉन्च किया है। पेटीएम फर्स्ट कार्ड नाम से लॉन्च किया है। पेटीएम के फाउंडर और सीईओ विजय शेखर शर्मा हैं। इन्होंने इसके 2010 में इसकी स्थापना की थी। विजय शेखर शर्मा ने। पेटीएम इंडियन कंपनी है। ये पेटीएम ने एसबीआई कार्ड और नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के साथ मिलकर रुपए नेटवर्क पर को ब्रांडेड पेटीएम एसबीआई रुपए क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। इसका जो मुख्यालय है वो नोएडा में है, भारत में। ये
नोएडा भारत में इसका मुख्यालय है। ये भारत की कंपनी है, ये विदेशी कंपनी नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस प्रदेश में पूरे साल वर्षा होती है? भूमध्य सागरीय क्षेत्र में, विषुवतीय क्षेत्र में, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में, शीतोष्ण में। तो ये वर्षा जो होती है वो होती है भूमध्य सागरीय क्षेत्र में। आइए इसे मैप के हिसाब से देखते हैं। ये जो रेखा है बीच वाली जो रेखा है ये है भूमध्य रेखा। इसके जो इस पर जो आसपास जो क्षेत्र है, जैसे कि भारत के ऊपरी नीचे हिस्से वाले राज्य और श्रीलंका, इस लाइन पर जितने देश आते हैं सभी पर वर्षा हर साल वर्षा होती रहती है, हर टाइम वर्षा होती रहती है। लेकिन जैसे श्रीलंका, मलेशिया आदि देश हैं, भारत का निचला हिस्सा है, ऐसे देशों में हर समय बारिश होती रहती है। लेकिन भारत का जो प्रांत है वो है मेघालय, जो इसमें सबसे ज़्यादा बारिश होती है। मौसी नराम मेघालय में स्थित है एक गांव, वहाँ पर सबसे ज़्यादा बारिश होती है। अब अगर देश की बात की जाए तो मेघालय में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। लेकिन अगर पूरे वर्ल्ड मैप की बात की जाए तो जो भूमध्य रेखा है उस पर हर समय बारिश होती रहती है, कुछ थोड़ी बहुत बारिश होती रहती है। लेकिन सबसे ज़्यादा भारत की अगर बात करें तो मेघालय में होती है, वो यहाँ पर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच मीन टाइम में कितने समय का अंतर होता है? तो 5 घंटे 10 मिनट, 5 घंटे 30 मिनट, 5 घंटे 40 मिनट, 5 घंटे 20 मिनट। इसका जो आंसर है वो है 5 घंटे 30 मिनट। भारतीय मानक समय IST और ग्रीनविच मीन टाइम GMT से 5 घंटे 30 मिनट आगे है। भारत के 5 राज्य जिनके माध्यम से भारतीय मानक देशांतर 82-82.5 डिग्री ईस्ट में गुजरती है वो हैं उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। ये राज्य हैं भारत की जो मानक रेखा गुजरती है। उत्तर प्रदेश के राज्य में प्रयागराज जिले के नैनी नामक एक शहर है, स्थान है, वहाँ होकर गुजरती है। जब इंग्लैंड में 5:30 बज रहे होंगे सुबह के, तो इंडिया में 11 बज रहे होंगे। यह है टाइम घड़ी, इसे देख लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन है, अमरावती जलाशय भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है? तो ये कहाँ स्थित है? पंपदुम 16 राष्ट्रीय उद्यान, मुदुमलाई राष्ट्रीय उद्यान, इंदिरा गांधी वन्यजीव अभयारण्य। तो ये कहाँ स्थित है? ये जो स्थित है वो है तमिलनाडु के इंदिरा गांधी वन्यजीव अभयारण्य में, वहाँ पे है तमिलनाडु में। मुदुमलाई वन्यजीव अभयारण्य पश्चिमी तमिलनाडु राज्य में है, यानी ये भी जो मुदुमलाई है अन्य ऑप्शन है वो भी तमिलनाडु में। दक्षिण भारत वन्यजीव संरक्षण 1940 में ये स्थापित हुआ। इसका क्षेत्रफल 124 वर्ग मील में है और यह मैसूर की मुख्य सड़क पर उद्गमम मंडलम से लगभग 35 मील उत्तर में स्थित है। पंपादुम 16 राष्ट्रीय उद्यान भारत में केरल के इडुक्की जिले के सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। ये जो अमरावती यानी तमिलनाडु वाला जो इंदिरा गांधी वन्यजीव है वो यहाँ पर स्थित है, केरल और तमिलनाडु कर्नाटक के बीच में यहाँ पर है बिल्कुल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, काचिन पहाड़ियाँ भारत के किस देश के साथ निर्माण करती हैं? म्यांमार, नेपाल, चीन, भूटान। तो ये जो काचिन की पहाड़ियाँ हैं वो हैं म्यांमार की सीमा पर हमें टच करती हैं। काचिन और उसी को म्यांमार को बर्मा कहते हैं, नया नाम बर्मा है। म्यांमार को ही बर्मा कहते हैं। कंचनजंगा जो है वो नेपाल और भारत की सीमा पर है, हिमालय पर्वत में से निकला हुआ है। काराकोरम दर्रा भारत और चीन के बीच काराकोरम रेंज में एक पहाड़ी दर्रा है। भूटान और भारत के साथ कुल 699 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। भारत के 4 राज्य सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश भूटान के साथ सीमा साझा करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, हुनुक नामक प्रकाश का महोत्सव किस धर्म से संबंधित है? पारसी, बौद्ध, कन्फ्यूशियस, यहूदी। तो ये आंसर है हमारा यहूदी। चलिए अगला आगे देखते हैं, हुनका, इसी को कहते हैं हुनका, यहूदी का पर्व है। हुनका जिसे प्रकाश पर्व कहा जाता है, जैसे भारत में दिवाली मनाई जाती है प्रकाश पर्व के रूप में, वैसे ही ये यहूदी लोग हुनका पर्व मनाते हैं। बौद्ध नव वर्ष लगातार 3 दिनों तक बौद्ध देशों में बौद्ध नव वर्ष मनाया जाता है, जो कि थेरवाद पंथ का पालन करते हैं। बौद्ध धर्म का मुख्य त्यौहार कौन सा है? बुद्ध पूर्णिमा या बुद्ध जयंती इस दिन के रूप में मनाई जाती है और यह दुनिया भर के बौद्धों द्वारा मनाया जाता है।
बौद्धों का सबसे बड़ा त्यौहार है। और सिखों का सबसे बड़ा त्यौहार है नवरोज़। प्रतिवर्ष 21 मार्च को पारसियों का है नवरोज़, 21 मार्च को मनाया जाता है। पारसी धर्म में अनुयायियों धर्मों के लिए ये भी प्रकाश के रूप में मनाया जाता है, नववर्ष के रूप में मनाया जाता है। ये दिवाली की तरह है, हमारे पर्व की तरह। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। शाहरुख खान एवं संजय दत्त के बाद निम्न में से किस भारतीय को दुबई ने गोल्डन वीज़ा जारी किया? सानिया मिर्जा, करिश्मा कपूर, हिमा दास, पीवी सिंधु। तो ये आंसर होगा हमारा सानिया मिर्जा। चलिए आगे देखते हैं। सानिया मिर्जा को मिला दुबई का गोल्डन वीज़ा। शाहरुख, संजय दत्त के बाद यह सम्मान पाने वाली तीसरी महिला हैं। अगर हमें गोल्डन वीज़ा चाहिए वहाँ के लिए तो हमें AED यानी कि दुबई के रुपए 5 लाख देने होंगे, वहाँ का निवेश करना होगा, वहाँ के रियल एस्टेट में निवेश करना होगा, उद्यमी बनना होगा। यहाँ पर वहाँ के विश्वविद्यालय के छात्र डिग्री प्राप्त की हो, ऐसा कोई दस्तावेज हो। अगर दुबई का वीज़ा लेना है तो वो 6,000 से 7,000 रुपये के बीच खर्चा आता है। चलिए अगला देखते हैं। निम्न में से कौन सी गुफाएं महाराष्ट्र में नहीं हैं? वाघ की गुफाएं, भज की गुफाएं, वेड़सा की गुफाएं, एलोरा की गुफाएं। तो इसमें आंसर होगा वो होगा हमारी वाघ की गुफाएं। ये मध्य प्रदेश की गुफाएं हैं। चलिए देखते हैं। महाराष्ट्र की और गुफाएं हैं कार्ला गुफाएं, कचरागढ़ गुफाएं, एलिफेंटा गुफाएं, औरंगाबाद गुफाएं और पतलासेर गुफाएं। अजंता की गुफाएं पश्चिमी भारत के उत्तर मध्य महाराष्ट्र में अजंता गांव के पास स्थित हैं। रॉक कट गुफा मंदिर मठ जो अपनी दीवार पेंटिंग के लिए जाना जाता है। ये सब महाराष्ट्र की चीज़ें हैं। चलिए बाघ गुफाएं मध्य प्रदेश में धार जिले में पर्वत के दक्षिण ढलान पर हैं। इसमें कुल 9 गुफाएं हैं। चलिए इसे पढ़ लेना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिमाचल प्रदेश का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 25 दिसंबर, 25 फरवरी, 25 जनवरी और 25 नवंबर। चलिए देखते हैं। इसे 25 जनवरी 1971 को स्थापना दिवस मनाया जाता है। 25 जनवरी को मनाया जाता है। 1971 से शुरू हुआ। 1948 में हिंदू को प्रांत के रूप में इसे बनाया गया था। 1948 में 25 जनवरी 1971 से ये स्थापना दिवस मनाया जाता है। 25 जनवरी को 15 अप्रैल 1948 में इसकी स्थापना की गई थी। चलिए हिमाचल प्रदेश के संस्थापक और निर्माता मुख्यमंत्री डॉक्टर यशवंत सिंह परमार जी को माना जाता है। हिमाचल प्रदेश को दीप भूमि यानी देवताओं की भूमि और वीर भूमि यानी बहादुरों की भूमि के नाम से भी जाना जाता है। उत्तर प्रदेश की स्थापना तारीख है 24 जनवरी 1950। उत्तरांचल की है जो भारत का 27वां राज्य था। 9 नवंबर 2000 को इसकी स्थापना हुई थी। 2007 में इसका उत्तरांचल से नाम बदलकर उत्तराखंड कर दिया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आयोडीन के टिंचर का प्रयोग निम्न में से किसके लिए किया जाता है? कैंसर के इलाज के रूप में, स्टार्च की उपस्थिति के रूप में, एंटीसेप्टिक के रूप में, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो उपयोग है वो एंटीसेप्टिक के रूप में किया जाता है, घावों को भरने के रूप में किया जाता है। आयोडीन की टिंचर एक एंटीसेप्टिक घोल है, यानी एंटीसेप्टिक के लिए किया जाता है। आयोडीन को अल्कोहल या जल में 2-3% बिलियन आयोडीन का टिंचर कहलाता है। यह शक्तिशाली प्रतिरोधी है। इसका प्रयोग घाव को सुखाने में किया जाता है। मैंने बताया घावों के लिए किया जाता है। एल्कोहल तथा जल में आयोडीन का 2-3% बिलियन आयोडीन का टिंचर कहलाता है। कैंसर का उपचार के मुख्य रूप हैं कीमोथेरेपी, रेडिएशन थेरेपी, सर्जरी, हार्मोन थेरेपी, इम्यूनोथेरेपी, टारगेट थेरेपी, स्टेम सेल ट्रांसप्लांट। हम स्टार्च की उपस्थिति के परीक्षण के लिए आयोडीन विलयन का उपयोग कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मारिन किस देश का राष्ट्रवाद का प्रतीक है? मारिन एक महिला थी जो कि फ्रांस का प्रतीक है राष्ट्रवाद का। चलिए देखते हैं। फ्रांस में राष्ट्रवाद के प्रतीक के रूप में लोकप्रिय ईसाई नाम मारिन का दिया गया है। मारिन फ्रांस राष्ट्र का नारी का प्रतीक है। नारी का प्रतीक है। मारिन की प्रतिमा को स्वतंत्र, एकता और इंसाफ का प्रतीक माना गया है। इसलिए मारिन की प्रतिमाएं फ्रांस के सार्वजनिक चौकों पर लगाई गई हैं ताकि जनता को एकता का राष्ट्रीय प्रतीक की याद आती रहे। मारिन की छवि सिक्कों और डाक टिकटों पर भी अंकित की गई है। मारिन ये हैं, देख लीजिए, ये हर जगह हैं फ्रांस में। अगला क्वेश्चन है। स्पेस एक्स के संस्थापक हैं मैक्स लेवचिन, एलोन मस्क, ल्यूक नोसेक, पीटर थियल। तो इनका जो आंसर है हमारा वो है एलोन मस्क। चलिए स्पेस एक्स का गठन उद्यमी एलोन मस्क द्वारा एरो स्पेस उद्योग में क्रांति लाने और किफ़ायती अंतरिक्ष उड़ान को वास्तविकता बनाने की उम्मीद में किया गया था। स्पेस एक्स कंपनी अमेरिका में स्थित है। स्पेस एक्स कंपनी का हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया यूनाइटेड स्टेट में है। टेस्ला जो कंपनी के हैं उसके CEO भी हैं अभी एलन मस्क। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष। चलिए देखते हैं। इनका जो कार्यकाल होता है वो 65 होता है, यानी 6 साल, और अगर उम्र पूरी हो जाए तो 65 साल पर ख़त्म कर दिया जाता है। कार्यकाल इनका जो है 6 वर्ष या 65 वर्ष की उम्र जो भी पहले होगा
6 वर्ष हो जाए या 65 वर्ष हो जाए, जो भी पहले होगा उसकी अवधि के लिए राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति पत्र किया जाएगा। संस्था केंद्र अथवा राज्य सरकार के अनुरोध पर किसी भी सरकारी विभाग की जांच कर सकता है। अनुच्छेद 148 के अनुसार भारत का एक नियंत्रक एक महालेखा परीक्षक होना चाहिए। अभी जो महालेखा हैं, नियंत्रक हैं, वो हैं गिरीश चंद्र मुर्मू। वह भारत के राष्ट्रपति को संबोधित करके स्वलिखित त्यागपत्र दे सकता है। जब त्यागपत्र देना हो तो राष्ट्रपति को संबोधित करेंगे और अपने हाथों से लिखा हुआ वी नरसिंहा राव भारत के पहले नियंत्रक और महालेखा परीक्षक थे। इसे CAG कहते हैं। मुख्य है कि भारत के पहले कौन CAG थे, तो नरसिंहा राव। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वह प्रथम राष्ट्रीय पार्क कौन सा है जिसे भारत में सर्वप्रथम स्थापित किया गया? कॉर्बेट नेशनल पार्क, बांदीपुर नेशनल पार्क, पेरियार नेशनल पार्क, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा हमारा फर्स्ट कॉर्बेट नेशनल पार्क। चलिए देखते हैं। इसे 1936 में हैली नेशनल पार्क के रूप में स्थापित किया गया था, यानी कि पहला जो नाम था वो हैली नेशनल पार्क था। हैली नेशनल पार्क। 1950 के दशक में इसका नाम बदलकर रामगंगा कर दिया गया। रामगंगा कर दिया। उस दशक के अंत में प्रसिद्ध ब्रिटिश खिलाड़ी और लेखक जिम कॉर्बेट की याद में इसका नाम बदलकर कॉर्बेट कर दिया गया। उत्तराखंड राज्य नैनीताल जिले में स्थित है ये। देहेंग पटकाई नेशनल पार्क तथा रायमोना नेशनल पार्क भारत के नवीनतम राष्ट्रीय उद्यानों में से है। असम का 6ठा राष्ट्रीय उद्यान है, यानी देहेंग पटकाई जो सबसे लास्ट वाला है, सबसे नया है, इसी को रायमोना कहते हैं। भारत के राष्ट्रीय पार्कों की संख्या हो चुकी है अब 106। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मे फाई किस प्रदेश का त्यौहार है? मेघालय, असम, केरल, मणिपुर। मी फाई एक समुदाय का त्यौहार है। असम और अरुणाचल प्रदेश में ये मनाया जाता है। 400 से अधिक वर्षों से अहोम धर्म के लोग द्वारा अपने प्रिय दिवंगत की याद में मनाया जाता है। मी का अर्थ होता है भेंट करना, डैम का अर्थ होता है पूर्वजों की, और फी का अर्थ होता है भगवान। हर साल जनवरी 31 को असम में राज्य की छुट्टी के रूप में होती है। असम में छुट्टी होती है राज्य की 31 जनवरी को। इसी दिन ये त्यौहार मनाया जाता है, अहोम लोगों के द्वारा मनाया जाता है। असम के कुछ प्रमुख स्थानीय त्योहार हैं बिहू, रोंगर, करम पूजा, वैखो, बैसागु, मे दम मे फी, विहागियो, विशु, अली ए लियांग, अमुवासी मेला, रजनी गवरा, हरनी गवरा और जोनविल मेला। मेघालय का बांग्ला महोत्सव भारत के मेघालय के मैरोस के बीच सबसे लोकप्रिय त्यौहार है। ओणम केरल का राजकीय त्यौहार है। कुट त्यौहार जिसे चवांग कुट के नाम से भी जाना जाता है, मणिपुर में एक प्रमुख त्यौहार है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अमित शाह और मोहन भागवत द्वारा शुरू की गई पुस्तक है किताब मेकिंग ऑफ ए लीजेंड, बन्नी ग्रासलैंड पक्षी, बहादुर का घर, द गोल्डन हाउस। तो ये जो पुस्तक है मोहन भागवत द्वारा लिखी गई है, अमित शाह ने इसका विमोचन किया। तो ये आंसर होगा हमारा फर्स्ट किताब मेकिंग ऑफ ए लीजेंड। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए लिखी गई है, उन्हीं की जीवन गाथा है इसमें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। चलिए अगला। RSS प्रमुख भागवत ने PM मोदी पर लिखी किताब द मेकिंग ऑफ ए लीजेंड का विमोचन अमित शाह द्वारा किया गया। ढोला मारू रा दूहा के रचयिता हैं कवि कल्लोल, मुंहडोल, नेडसी, बाकीदास, सारंगघर। तो इसका जो आंसर है वो है कवि कल्लोल। चलिए इसके बारे में देखते हैं। ये कथा कवि कल्लोल द्वारा लिखी गई है। इसमें राजकुमार ढोला और राजकुमारी मारू की प्रेम कथा का वर्णन है। ढोला मारू रा दूहा 11वीं शताब्दी में रचित एक लोक भाषा काव्य है। मूलतः दोहों में रचित इस लोक काव्य को 17वीं शताब्दी में कुशल राय वाचक ने कुछ चौपाइयाँ जोड़कर विस्तार कर दिया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आज के लिए इतना ही। नमस्कार। सभी को धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें जरूर। धन्यवाद।